मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर, आ रही आवाज। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। प्रोफेशनल राइट्स में हम लोग देख रहे थे, छठा राइट बता रहे थे आपको, बीच में वो टाइम पूरा हो गया। ठीक है ना? ये क्या था? राइट टू आस्क फॉर, राइट टू आस्क फॉर वर्किंग कंडीशन, conditions of the employment, conditions and reservations. Reservations to answering questions on age, religion, nationality, यानी इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई अगर आपसे सवाल करे इस संस्था में जहां आप काम कर रहे हैं, तो आप बाध्य नहीं है उसका जवाब देने के लिए। मन करे तो दो आंसर, नहीं मन करे तो मत बोलो, पर्सनल बोल के चुप हो जाना। कंडीशन, एज, रिलीजन, नेशनलिटी, मेडिकल कंडीशन। 11:30 बजे से क्लास हो रहा है। यूपीएससी रैंक 1। करेंगे बीपीएससी का तैयारी फ्री रहना। Second time Sophia has done this, so I have removed. Answering questions, फिर हो गया 8, 7वां राइट हो गया आपका। You can demand, demanding certain changes and modifications regarding the working conditions to accommodate situations that might crop up due to prevailing medical conditions। यानी उस व्यक्ति के हिसाब से पहले से भी अगर कोई मेडिकल कंडीशन है ज्वाइन करने से पहले ही भी, और उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसके मेडिकल कंडीशन के आधार पर उस व्यक्ति के लिए उस ढंग का काम, उस ढंग से उसको कंपनी में एकोमोडेट कीजिए। या जैसे कि अगर कोई अंधा आदमी है तो उसको कोई ऑफिस जॉब या उसके लायक कोई जॉब दिया जा सकता है। ये क्या होगा? कोई दिव्यांग है अगर, या किसी का हाथ पैर अगर कुछ डिसेबिलिटी है,
तो उसको भी बैठक में रहने वाला काम दिया जा सकता है। ओके, रजिस्टर में एंट्री करो, डाक एंट्री करो, इस ढंग से। ओके, या किसी को कोई सर्टेन डिमांड है, घर से काम करना चाह रहा है, अगर पॉसिबल है कि घर से काम कर सकता है। कोई प्रेग्नेंट वुमन है, कह रही है कि मैं मैटरनिटी अभी नहीं लूंगी लेकिन घर से मैं काम कर सकती हूँ। ओके, तो अगर संभव है तो ठीक है, उसको वैसा फैसिलिटी दीजिए। रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशन टू एकोमोडेट सिचुएशन, एकोमोडेट करना है उनके हिसाब से, ये डिमांड कर सकते हैं कौन, कामगार, उनको इस ढंग से आप एडजस्ट कर दीजिए। अब कंपनी देखेगी कि पॉसिबल है कि नहीं है, वो अपने फ्रेमवर्क में रहेगा और कंपनी अपने जो कामगार हैं उनके अधिकारों का सम्मान खूब बढ़िया से पालन करती होगी, क्योंकि सारी कंपनियां ऐसा करती नहीं है, वो शोषण भी करती है। तो अगर करेंगी तो अच्छा होगा उनके लिए। एक लास्ट अधिकार जो है, 8वां इम्पोर्टेंट, वही है राइट और participate, right to form or participate in a यूनियन अपना बना सकता है, संघ बना सकता है वो लोग, that aims to improve the wages, मजदूरी बढ़ाने की मांग कर सकता है, सैलरी बढ़ाने की मांग कर सकता है। मजदूरी, सैलरी सब वेजेस के अंतर्गत आएगा। वेजेस, लाइफ स्टाइल, वर्किंग एनवायरमेंट, एंड बस इतना ही रहने दो, एंड वर्किंग एनवायरमेंट, फुल स्टॉप। तो दीज आर द 8 राइट्स, मिनिमम 8 राइट्स जो कि हर संस्था में काम करने वाले जो कामगार हैं उनको मिलते हैं। इसके अलावा एडिशनल राइट्स होंगे उस प्रोफेशन के हिसाब से, जैसे टीचर का प्रोफेशन है तो उसके और कुछ कुछ राइट्स ऐड होंगे। किसी का और कोई प्रोफेशन है, डॉक्टरी का प्रोफेशन है तो उसके राइट्स ऐड होंगे, क्योंकि वहां पर वो उस प्रोफेशन को कर रहा है। कई बार उनके ऊपर हमले हो जाते हैं, मरीज जो है उसका अगर कोई रिलेटिव जिसको लेके वो हॉस्पिटल में आया, अगर वो मर जाता है किसी कारण, वो मतलब तो वो मरीज जो है आग बबूला हो जाता है, डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है, तो उसके लिए अलग उसका कानून है जो उनकी सुरक्षा करता है। उसके अंदर कड़े प्रावधान है, डॉक्टर के क्लिनिक में हंगामा करने पर उसका कड़ा प्रावधान है, दंड है। तो अलग अलग प्रोफेशन का अलग अलग राइट, तो सबके बारे में जानना आपको जरूरी, बस ये मिनिमम 8 जो है आपको जानने चाहिए, क्योंकि आप भी आगे चल के कहीं ना कहीं काम करोगे। The next step is that you have to learn intellectual property right. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, स्टूडेंट्स इतना क्लियर हो गया? प्रोफेशनल राइट्स, यस सर। सर ये सारे जॉब के लिए आठों yes, राइट्स sir. एप्लीकेबल होगा ना? यस, सारे जितने भी काम करने की जगह है, वर्क प्लेस, हर तरह के वर्क प्लेस, चाहे आर्मी का हो वर्क प्लेस, चाहे पुलिस का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे टीचर का हो, हर तरह का वर्क प्लेस पर ये राइट्स मिलने चाहिए, मिलते हैं। जो बड़ी संस्था है उनमें मिलती है, सारे कानून प्रावधान है उनके अंदर। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है वहां पर ये नहीं है।
क्योंकि वहां पर गरीबी है और शिक्षा है, उनको पता भी नहीं है हमारा क्या राइट। वो मांगेगा राइट, ओके जाओ 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 जाओ, कल दूसरा किसी को ले आएंगे। तो कोई अधिकार, डेली वेजेज वाले हैं, समझे? जैसे घर में जो मेड आती है काम करने, तो वो ज्यादा ईफ बट किया तो ओके जाओ छुट्टी कल से, ठीक है ना। तो असंगठित क्षेत्र में ये सब अधिकार उन्हें नहीं मिल पाते हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ये अधिकार मिलते हैं, समझ गए? हालांकि वहां भी है कि मिलने चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं कहीं लिखा हुआ है कि वहां नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, वहां भी देना चाहिए, लेकिन ये लागू नहीं हो पाता है वहां। समझे बात को? आगे चले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, कोई सवाल है इसमें आपको? मे भी अगर ये नहीं मिलता है तो फिर हम इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। यस, गो, यू कैन आस्क, यू कैन आस्क डेफिनेटली, लेकिन क्या ओके होगा, सर। वो तो टर्मिनेट कर देगा नौकरी से पहले, ठीक है? जहाँ काम करेगा वो डेली बेसिस पर है, क्यों अपना उसको हटा देगा? जाओ, अब बोलते रहो, सैलरी भी पचा लेता है, तो ये सब तो छोड़ो, असंगठित काम करने वाले लोगों को सैलरी भी मुश्किल से मिल पाती है, ये सब तो एक्स्ट्रा पर्क है। सैलरी मिल जाए टाइम पर, वो भी पूरा, वही बहुत है उनके लिए। समझ रहे बात को? बट सर कंपनी के भी तो यस अपने सर। रूल्स रेगुलेशन होते हैं सर। कंपनी में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ये सब लोग, कंपनी जो जितनी अच्छी कंपनी होती है उसमें ये फॉलो करते हैं। नहीं, कोई कोई फ्रॉड कंपनी भी होता है, अच्छे से कर्मचारी पर ध्यान नहीं देता है, तो वो कर्मचारी पर अगर कोई कंपनी ध्यान नहीं देगा, तो चूंकि कर्मचारी इंपॉर्टेंट एसेट है कंपनी का, उसी से कंपनी बना है, तो कंपनी धीरे धीरे अपना पहचान खोती जाएगी, कंपनी का इमेज, क्रेज, उसका ब्रांड वैल्यू, ये सब गिरते जाएगा। कर्मचारी भी छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे, दूसरा जगह अच्छा मिल गया वहां चले जाएंगे, तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो उसका मैनेजमेंट जो है गड़बड़ है फिर। ओके, तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि हम कर्मचारी को नाखुश करें, लेकिन साथ ही साथ वो चाहती है कि हम चूज के काम भी लें इससे। तो सर एक क्वेश्चन है, तो जैसे अगर वर्कर्स चाहे तो इसके लिए कंपनी पे कुछ केस वेस भी कर सकती है क्या? कर सकता है, क्यों? मतलब अपने राइट के लिए। कंपनी अगर राइट नहीं दे रही है तो वर्कर कर सकता है, हाँ। श्रम कानून है हमारा, अच्छा। है ना, डायरेक्ट सर ये पिटिशन यूनियन भी तो इसी से रिलेटेड के लिए बनता है ना। अधिकार के तहत हर कंपनी के अंदर मजदूर यूनियन, कर्मचारी यूनियन, ठीक है ना, हम लोग भी जैसे यहाँ शिक्षक संघ बनाते हैं, ओके, फिल्म वाले भी फिल्म एंड प्रोड्यूसर संघ, अभिनेता संघ, सिनेमेटोग्राफर संघ, पत्रकार संघ, सब अपना अपना संघ बनाता है, अपने अपने प्रोफेशन वाले, इसीलिए क्योंकि वो यूनियन बना के एक साथ अपने अधिकारों की डिमांड वो अपीलेट अथॉरिटी से कर सके कि हमको ये नहीं मिलना चाहिए, ये मिलने का प्रावधान है, दो, वो देगा, ठीक है ना। कितना बार होता है नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा कि दो भैया। लेकिन लेकिन सर वो जो अभी हुआ है, जैसे पिछले साल से भी लास्ट ईयर से चल रहा है ऐसे कि कंपनियों ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया था जॉब से, तो उन लोगों के लिए वो लोग केस नहीं कर सकते थे कंपनी पे? नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो जिस टर्म एंड कंडीशन के तहत काम ज्वाइन किए, जब तक वो काम कर रहे हैं, कंपनी के अंतर्गत कर रहे हैं, उनको ये सब अधिकार मिल रहे हैं। जब वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो ये अधिकार कहाँ से? कंपनी का ये भी कहना है कि टर्म एंड कंडीशन पर किसी भी समय आपको निकाला जा सकता है, उसमें लिखा रहता है, प्राइवेट नौकरी कंट्रैक्ट क्लॉज में लिखा रहेगा कि यस सर, बॉन्ड पेपर रहता है। करके आप नौकरी ज्वाइन किए, यस उसमें सर। कि आप ज्वाइन किए, ओके कोई बात नहीं, अभी ज्वाइन कर लो, वो लिखा रहेगा कि आपको 2 महीना का नोटिस दे देंगे और आपको कह देंगे जाइए घर, है ना। जैसे ओके सर। बहुत बड़ी बैंक थी यहाँ पर, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, मेरा एक फ्रेंड था उसमें, वो बैंक जब बंद हुई
रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, RBS, यूनाइटेड किंगडम, यूके की पहले सबसे बड़ी बैंक थी। लेमन ब्रदर्स का जो 2008 में जो डुबाया, दुनिया को आर्थिक मंदी में लाए, इसमें ये बैंक भी बहुत बड़ी चपेट में आई और काफी घाटा हुआ। और इस बैंक के ब्रांचेज जो इंडिया में बहुत सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों, इनके क्लाइंट जो होते थे, छोटे मोटे क्लाइंट नहीं, हम लोग के जैसा, इनके जो कस्टमर होते थे वो 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 500 करोड़ ऐसे कस्टमर्स हैं, वो इसमें पैसा रखे हुए हैं। तो इनके बहुत सारे कस्टमर लूज हुए, डूबे धीरे धीरे। इन्होंने, इनके ब्रांच सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही होते थे, जैसे मुंबई में है रहेगा, पूना में रहेगा, बेंगलोर में रहेगा, अहमदाबाद में, इवन दिल्ली में भी नहीं था, कलकत्ता में भी नहीं। जो फाइनेंशियल हब था जहाँ मेन में, वहाँ वहाँ। तो ये जब बंद हुई तो इसमें एक मेरा फ्रेंड काम करता था, वो 1 साल का उसको सैलरी कंपनी दिया, क्योंकि बहुत अच्छा कंपनी था ये। भले ही इसको घाटा हुआ इंडिया ऑपरेशन में, यहाँ कारोबार समेट के फिर चला गया अपना, ये इंग्लैंड में ही करेंगे मेन बिजनेस, वहाँ का मेन बैंक है, वहाँ का पहले मेन बैंक था ये। अब वहाँ भी घट के इसका रैंक हो गया है 10 से बाहर हो गया, आउट ऑफ 10 से बाहर चला गया वहाँ। इसका मैनेजमेंट का लापरवाही, इसने बहुत ज्यादा उदारवादिता दिखाई अपने कर्मचारियों के प्रति। तो मेरा फ्रेंड काम करता था, बोलता था कि जो कैशियर में बैठा हुआ आदमी, जो लड़की है जो कैशियर में बैठा हुआ, जो पैसा देने का काम करती है, उससे 10-15 हजार भी अगर मिस्टेक हो जाता था टेलर में, तो कंपनी उससे नहीं लेती थी। मिस्टेक का कोई बात नहीं, छोड़ो। बैंक, इतना आराम, सरकारी नौकरी था ही बैंक का एक तरह, जो इसमें काम करते थे। तो ऐसे ऐसे चीज होते होते कर्मचारी भी लापरवाह, बहुत सारा घाटा हुआ इसको, बहुत ये खर्च भी करती थी अपने एम्प्लॉयज पर बहुत ज्यादा। हर महीने उनको पार्टी कराती थी, बड़े बड़े होटलों में ले जाकर के उनको हर 6 महीने में टूर कराती थी, ऐसे से खूब ऐश कराते थे। तो जब डूबा तो उसने, डूबने के बाद भी इसने जो कर्मचारी थे, जैसे वो था मेरा मैनेजर था, उसको 1 साल का सैलरी दे दिया, जाइए। तो ये अच्छा कंपनी था, ये अपना एथिक्स का बहुत पालन करता था, हद से ज्यादा। इंडिया में भी देखिए टाटा कंपनी है, वो भी काफी ज्यादा अपने एथिक्स का पालन करती है, प्रोफेशनल राइट्स देती है अपने कर्मचारियों को। समझ में आ रहा है? और सरकारी Yes, जो sir. गवर्नमेंट सर्विस है, यस सर। ये गवर्नमेंट सर्विस प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि वहां पर ये सब जो आपके राइट्स हैं, प्रोफेशनल राइट्स, वो उसकी रक्षा अच्छे ढंग से होती है। ठीक है। और प्राइवेट कंपनी में, जैसे मारुति उद्योग में कुछ दिन पहले लड़ाई हुआ सब, वहां पर कुछ दिन पहले नहीं, कुछ सालों पहले मारुति ने बंद कर दिया अपना हरियाणा वाला यूनिट। बगल के गांव से कुछ हुआ कि और इसका कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं कंपनी को लिवरेज करने के, उसको ब्लैकमेल करने के लिए मैनेजमेंट को। तो दोनों पहलू हैं इसके। उसमें एम्प्लॉय की गलती थी, एक गुंडा था हरियाणा का, वो उसी कंपनी का मारुति उद्योग लिमिटेड का एम्प्लॉय था, वो काम नहीं करके नेतागिरी करता था, वो कर्मचारी यूनियन का लीडर था। उसने क्या किया, मीटिंग में, MD मीटिंग था, सबकी मीटिंग चल रही है, वहां जा करके उसने अनाप शनाप हरकत किया, मार पीट तोड़ फोड़, आग लगा दिया, MD को मार दिया, गोली मार दिया, किसी किसी को। यहाँ 4-5 लोग मर गए मीटिंग में, जो कर्मचारी कंपनी के हायर ऑफिशियल्स थे सब। और इसने एक वहां के लेबर था वहां का, तो कंपनी ने क्या किया, पूरा प्लांट ही बंद कर दिया। तो वहां पर जो प्लांट बंद कर दिया, तो सारे वहां जो बेरोजगार हो गए, जो काम कंपनी में काम करते थे। कंपनी बोला कोई बात नहीं, 5,000 करोड़ का घाटा होगा हमको, प्लांट को क्लोज कर दो। और क्योंकि बड़ा बड़ा इसका जो एम्प्लॉय था वो मर गया था, तो इसने फिर गुजरात लेके चला गया अपना कंपनी। वहां अब प्रोडक्शन हो रहा है। बीच में ये घटना होगी 2010 के आसपास के साथ। ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें दोनों पक्ष को बैलेंस बना के रखना होता है, कंपनी को भी शोषण नहीं करना है, एम्प्लॉयज के हितों का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? और कोई सवाल है आपका?
नो सर। म्यूट कर लीजिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए, प्रॉपर्टी जो है क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से क्या संपत्ति। संपत्ति, ठीक। संपत्ति क्या होता है? दो तरह का संपत्ति है। एक तो आप हिंदी में पढ़ते हो चल और अचल, है ना, जो नहीं चलायमान है और जो चलायमान है। चलायमान क्या है? रुपया, पैसा, ओके, सोना, चांदी, ये सब है, या कोई बड़ा अनाज का गोदाम, भंडार, ये सब संपत्ति हुआ चलायमान। ट्रक, गाड़ी, घोड़ा, ये सब चलायमान संपत्ति। अचल संपत्ति आपका हो गया मकान, दुकान, कॉमर्शियल प्लेस, ये सब, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, साइंस के हिसाब से प्रॉपर्टी जो है दो तरह का है। ये तो हो गया आपका आर्ट्स के हिसाब से, मतलब कहने का मतलब हुआ चल अचल। प्रॉपर्टी जो है वो एक हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी है, और दूसरी हो गई वो प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग की उपज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे ये जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, दिस इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये क्रिएशन है। समझ रहे बात को? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी Yes, sir. क्रिएशन ऑफ माइंड है, ठीक है। जैसे किसी कंपनी का कोई लोगो है, नाइकी का लोगो है ना, ऐसे बैट जैसा बना हुआ, Yes, sir. हाँ. लोगों को कॉपी कर लेता है, चुरा लेता है, और डुप्लीकेट अपना शर्ट में, जूता में लगा लेता है ना। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है नाइकी कंपनी का। वो गलत करता है जो इसको फेक करता है। नाइकी चाहे तो उसको लॉ सूट कर सकता है, लेकिन कहाँ ये अमेरिका का कंपनी ये भटकते रहे दुनिया में लॉ सूट करते रहे, क्योंकि ये कंपनी एश्योर्ड है कि मेरा जो क्वालिटी है फैब्रिक का और मटेरियल जो यूज हुआ है, वो कोई फेक कर ही नहीं सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा कलर को फेक कर लेगा, फील को फेक कर लेगा, मटेरियल को कैसे फेक कर लेगा? वो उसका अपना प्रोप्राइटरी पेटेंटेड मटेरियल है, वो निश्चिंत करो अपना डुप्लीकेट नाम जितना करना है। जो इसको पहचानता है, जो उसको जानता है इसको, तो ठीक है। इस तरह से उसी, और मान लो जैसे मैकडोनाल्ड, पिज्जा है, डोमिनोज, ये मान लो कि कोई मिठाई का दुकान है यहाँ मुंगेर का, मान लो कोई, उसका एक नाम, उसका नाम खूब दुकान चल गया, तो क्या करेगा, बगल में कोई और दुकान खोल लिया, उस पर लिख लिया कन्हैया स्वीट, मान लो दुकान का नाम है, कोई एक दुकान मान लो, तो इसमें लिख दिया लोगों को बर्गर लाने के लिए न्यू कन्हैया स्वीट, उसका नाम कुछ। तो इस तरह की चीजें जो है ये प्रॉपर्टी हुई, उसका ब्रांड है, ओके। तो इसके 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 लिए आपके पास अधिकार है, यही है आपका राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो प्रॉपर्टी दो तरह का है, फिजिकल प्रॉपर्टी साइंस के अनुसार ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है, चल अचल सारे। और दूसरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे किसी ने कोई गाना बनाया, फिल्म बनाया, कोई किताब लिखी, ये उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। तो इस बारे में उसे अधिकार होने चाहिए, जो जिसने उसको क्रिएट किया। अगर उसको अधिकार नहीं होगा तो
एक तरह से डिमोरलाइजेशन हो जाएगा लोगों का इस क्रिएशन के फील्ड में, कि लोग क्रिएट नहीं करेंगे चीजों को। कि कोई उसका तो सब क्रेडिट ले लेता है, तो क्या क्यों क्रेडिट? कॉपीराइट इसी यस कॉपीराइट इसी को ना कहते हैं। यस यस यस, आई एम कमिंग टू दैट। कॉपीराइट अधिकार एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। 3 तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, तो आप इसका कंसेप्ट को समझे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट्स गिवन टू पर्सन्स ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स। है ना? These rights actually give the creator an exclusive right, exclusive right देता है, पूर्ण अधिकार उनका देता है। जिन्होंने इसको क्रिएट किया वो कुछ भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। वो अपने क्रिएटेड प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा नहीं कर सकता है बिना उनके परमिशन के, बिना उनकी जानकारी के। अगर उनको यूज करना है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। डेफिनेटली परमिशन जब लेगा तो कहेगा पैसा लाओ, पैसा देगा तो परमिशन देगा, तो वो अपना क्रिएटेड चीजों को बेच सकता है। ठीक है ना? खुद अपने को फायदा कमा सकता है। इस लिए इनको बनाया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये क्रिएटर को एक एक्सक्लूसिवली सर्वाधिकार देते हैं, एक्सक्लूसिव राइट ओवर द यूज ऑफ हिज और हर ओन क्रिएशन फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक समय तक के लिए, ऐसा नहीं कि अनंत काल के लिए, उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली यहाँ इंडिया में क्या है, मरने के 50 साल बाद तक, 50 ईयर्स। WTO का भी यही रूल है। ये क्या हो गया, 50 ईयर्स तक, यानी जो क्रिएटर है उसके डेथ के 50 ईयर्स तक कॉपीराइट बना रहेगा। किसका? उस क्रिएटर के घर वालों का। जैसे अगर कोई किताब लिखता है तो उस किताब का ऑथर मर गया तो 50 साल बाद तक भी उसका रॉयल्टी उसके फैमिली मेंबर या उसके नॉमिनी, उसका उत्तराधिकारी बेटा या जो होगा उसको मिलेगा। तो ये हो गया आपका फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद क्या होगा, ये पब्लिक डोमेन में चला जाएगा। कॉपीराइट खत्म हो गया, ओपन सोर्स हो जाएगा। आ रहा समझ में? Yes, sir. जी हाँ जी यस सर। तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेसिकली इस तरह से जो बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब इंटेलेक्ट मतलब बौद्धिक जो संपदा है उसके बारे में जो अधिकार है मूलतः 2 तरह के हैं। नंबर 1 कॉपीराइट, कॉपीराइट एंड राइट्स। कुछ इसके साथ और अदर राइट्स भी हैं, जो कि कॉपीराइट जिसका एक्सक्लूसिव राइट है उससे एसोसिएटेड जिनके राइट्स है। जैसे किसी कोई फिल्म है तो उसका जो प्रोड्यूसर है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है, कॉपीराइट। लेकिन उसका जो सिंगर है, एक्टर है, उसका जो काम किए हैं, डायरेक्टर है, ये सब उनके पास भी कुछ कुछ अधिकार है। तो कॉपीराइट एंड या कोई बुक है अगर, ठीक है, तो उसके बाद बुक के ऑथर के अधिकार, पब्लिशर के अधिकार, डिस्ट्रीब्यूटर के अधिकार, तो वो सब और कहीं कहीं सर कहीं लिखा रहता है ऑल राइट्स रिजर्व्ड, उसका मतलब? ऑल राइट्स रिजर्व का मतलब यही हुआ कॉपीराइट एंड राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट, ऑल राइट्स उस पर्टिकुलर कॉपीराइट से रिलेटेड जो राइट्स है, और प्लस कॉपीराइट भी। कॉपीराइट तो हो गया जो उसका मेन मालिक है, जैसे किसी सिनेमा का मेन मालिक उसका प्रोड्यूसर हुआ, या
अब तो नया नया सिस्टम पता नहीं क्या क्या कर लिया, प्रोडक्शन हाउस का कुछ शेयर रहता है, 3-4 मेन रहते हैं कॉपी, एक्सक्लूसिव कॉपीराइट्स इनके पास, प्लस उस कॉपीराइट से एसोसिएटेड जो उसमें सिक्वेंस रहे हैं, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, विलेन, म्यूजिक कंपोजर, तो उसके भी अधिकार, राइट्स, समझ रहे बात को, उनके क्या राइट्स हैं, ये सब राइट्स जो है एसोसिएटेड राइट्स। ऑल राइट्स रिजर्व का मतलब ये सारे राइट्स और कॉपीराइट भी दोनों सारे राइट्स जो हैं एक्सक्लूसिव हैं प्रोड्यूसर के पास। समझ के बात को, जैसे अगर इसका डायरेक्टर इसमें शेयर होल्डर नहीं है, प्रोड्यूसर इज द सोल होल्डर, पूरा फाइनेंस इसी का है, सोल, या ये कंपनी अलग है, ये पार्टी अलग है, भले ही इस पार्टी में 3-4 सब पार्टी हो, कोई बात नहीं, बट दिस पार्टी इज सेपरेट एंड दिस पार्टी इज सेपरेट। ये एक्टर आज इस फिल्म में काम किया, कल दूसरा फिल्म में काम करेगा, तीसरा फिल्म में काम करेगा। तो ये एक्टर का भी अधिकार है कि इसमें हमारे क्या क्या राइट्स है, हम इस यानी इस प्रोजेक्ट में हमको कितना मेहनताना मिला, आगे जब ये प्रोजेक्ट चलते रहेगा, रिपीट होगा, साल भर के बाद जो इसका रेवेन्यू आएगा उसमें हमको क्या चंक मिला, या वन टाइम पे करके भगा दिया गया वहां से, जाओ भैया एक दे दिए पैसा, अब जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोड्यूसर के पास सारे राइट्स हैं। म्यूजिक कंपोजर जो है पैसा मिल गया, ओके जाओ, सारे राइट आ गए, यानी उसके बाद या किसी म्यूजिक कंपनी को वो दे दिया, वो म्यूजिक राइट्स अपना बेच दिया। कभी कभी ये भी होता है, प्रोड्यूसर म्यूजिक राइट्स दूसरे को बेच दिया। सलमान खान का मूवी में यही होता है, उसने पहले म्यूजिक बनाता है और म्यूजिक राइट्स किसी को बेच देता है 50 करोड़ में, 60 करोड़ में, 80 करोड़ में, ओके, ऐसे करके बड़ा बड़ा उससे मूवी का कॉस्ट निकाल लेता है, कॉस्ट से ज्यादा म्यूजिक से, और उसके बाद वो उसका राइट्स बेचता है किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस को या ओटीटी पर, जहाँ पर 200-300 करोड़ लेता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया, तो सारे राइट्स जो है अब अगर बेच दिया, ओटीटी वाले ने खरीद लिया, तो एक्सक्लूसिवली सारे राइट्स उसके हो गए। समझे बात को? अगर नहीं तो म्यूजिक राइट्स और इसका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन राइट सब प्रोड्यूसर के पास है, तो लिखेगा वो ऑल राइट्स रिजर्व्ड। समझे बात को? Yes, sir. सो कॉपीराइट एंड राइट्स रिलेटेड टू इट्स कॉपीराइट, जैसे बहुत सारा, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत सारा है, उसका एक नहीं 1000 फिल्म में काम करे, 100,000 तो नहीं, 100 फिल्म में काम करेगा वो, तो इस फिल्म में क्या उसके राइट्स हैं, कितना मिलेगा, है इस तरह। तो शुरू में ज्यादा रहता है, साल भर के बाद आपका लिमिटेड राइट हो गया, तो शुरू में ज्यादा राइट है, उसको उसी समय पिक्चर हिट करेगा या फ्लॉप करेगा, इसी से तय होगा बिजनेस, क्योंकि बाद में फिर वो लाइब्रेरी में चला गया, आर्काइव में चला जाता है पिक्चर, फिर उसको कोई देखता नहीं, अब किसी के पास फालतू टाइम नहीं है, आर्काइव में से पिक्चर लोहा या कोई पुराना मूवी, मेरा नाम जोकर, ये सब निकाल के देखे। जब तक नया पिक्चर रिलीज होता है उसी समय क्रेज रहता है, उसके बाद चला जाता है वो आर्काइव। दूसरा आपका हो गया कॉपी, नहीं दूसरा देखिए, जैसे इसका और एग्जांपल है, जैसे राइट्स ऑफ ऑथर्स, तो किताब का ऑथर है, किसी साहित्यिक पुस्तक का कोई ऑथर है, या कोई आर्ट वर्क है, किसी का पेंटिंग है खूब बढ़िया, खूब फेमस पेंटिंग है, तो उसको क्या किया, डुप्लीकेट कर लिया, वो क्रिएशन था उसका, किसी ने डुप्लीकेट करके बेच दिया कि नहीं ये वही फेमस पेंटिंग है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये राइट्स जो हैं आपके सारे जो माइंड से क्रिएट होने वाले हैं, क्रिएशन से बौद्धिक संपदा जो जनरेट हो रही है, all these are the creations of mind,
क्या क्या आपका ये बुक भी जो लिखा ऑथर, किसी भी किताब का या किसी आर्ट वर्क का कोई है, या कोई म्यूजिक का कंपोजिशन है, म्यूजिकल कंपोजिशन, कोई आर्ट वर्क हो, ऑथर हो, सबके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होंगे। फिर आपका पेंटर, स्कल्पचर, मूर्तिकार जो है, शिल्पकार, स्कल्पचर, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, ठीक है ना। जैसे आप लोग जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हमसे मुखातिब हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का है। जब अगर मोबाइल पर हो तो वह एंड्रॉयड प्रोग्राम जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है गूगल का। और गूगल ने भले ही उसको ओपन सोर्स बना के रखा हुआ है, और यही वजह है कि एंड्रॉयड का इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो गया, ठीक है ना। पहले तो एप्पल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, ये टच स्क्रीन एप्पल ने लाया था। स्क्रीन पर जो कीपैड आ रहा है ये एप्पल का आविष्कार था। बहुत लड़ाई चलाई दोनों के बीच में, तो मेरा चोरी किया, कॉपी किया। एंड्रॉयड आपका स्मार्टफोन तो सस्ता ला दिया ये। अभी इन दोनों के बीच में दोनों एक दूसरे से मुंह फुला के बैठा हुआ है। पहले दोनों पार्टनरशिप में थे। गूगल मैप प्रोजेक्ट में दोनों पार्टनरशिप में थे। कोई नहीं। तो ये जो है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी, ये हो गया उनका प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एप्पल का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। आईपैड ऑपरेटिंग सिस्टम, आईपैड का उसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। iMac ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग मैकबुक के लिए। तो ये सब उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया। विंडोज वो हो गया आपका इसका माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर भी आपके दिमाग की उपज है, ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका फिल्म, जैसे हो गया फिल्म्स, all these professions are protected by copyright law। ताकि ये जो फील्ड है